हेलो बच्चों, हमको लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी धीरे धीरे करीब आ रही हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये टॉपिक आपके जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हर सेशन में हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है और आपके आसानी से अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें तो 4 नंबर आपके पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और हम उम्मीद है कि आप इसको पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमने क्या व्हाट इज दिस मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। पहला क्या है? पहला डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है? डाई मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? ये वो सब्सटेंस है जिसको अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? उसके अपोजिट में मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है। इसका मैग्नेटाइजेशन किधर होता है? अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और रिपल्सन क्या होता है? फीविल या स्लाइट। क्या कहते हैं? इट इज स्लाइटली रिपेल्ड और स्लाइटली अट्रैक्टेड। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? क्या हमने कहा? हमने क्या कहा? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं विच गेट मैग्नेटाइज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं तो क्या होता है? दे गेट रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटाइजेशन इतना कम होता है कि देयर इज फीबल और स्लाइट मैग्नेटाइज रिपल्सन। और सब्सटेंस क्या, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मतलब वो सब्सटेंसेस जो स्लाइटली और फीबली दे आर गोइंग टू रिपेल इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, सेकेंड क्या है? सेकेंड इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो दे गेट स्लाइटली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगाया है उसी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन बहुत स्लाइट। इसलिए होता क्या है? दे गेट स्लाइटली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने डाई क्या बताया था? वो अपोजिटली जो है मैग्नेटाइज होता था स्लाइटली, इसलिए वो स्लाइटली रिपेल होता था। पैरामैग्नेटिक क्या है? इट गेट स्लाइटली मैग्नेटाइज, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है उस डायरेक्शन में वो स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है। इसलिए होता क्या है? वो स्लाइटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो हमने आपसे क्या कहा? एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जो कि हमने कहा दो सब्सटेंस विच गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और लेकिन मैग्नेटाइजेशन होता बहुत स्लाइट। जब स्लाइट मैग्नेटाइजेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होगा? इट विल अट्रैक्टेड। क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अट्रैक्शन, बट अट्रैक्शन कितना होगा? स्लाइट अट्रैक्शन। या एक शब्द होता फीबल, फीबल मतलब वेरी स्मॉल। क्या होगा इसमें? स्लाइट अट्रैक्शन। और उसके एग्जाम्पल बहुत से हैं, जैसा कि आपके सामने हम 2-3 लिखे, जैसे सोडियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इस तरह इसके कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या हमने कहा? हाँ, तो हमने तीसरा क्या बताया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है when this substance is placed in external magnetic field then it get strongly magnetized। मतलब अगर कोई आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके क्रॉस, उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा देयर विल बी अट्रैक्शन, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग है तो अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल्स क्या? आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सब है कि नहीं? These are the examples of ferromagnetic substance। याद रखिए, in general all the substances are diamagnetic in nature, लेकिन
strong magnetic property of ferromagnetic and paramagnetic masked or stops the diamagnetic substance। करते क्या है हम, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रांग होती है वो डायमैग्नेटिक क्या करता है, दबा देता है। हमने क्या कहा, इन जनरल सभी की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। हाँ, हमने कहा कि देयर आर सम टर्म्स विच इज यूज इन मैग्नेटिज्म। जिससे पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग बार बार इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं, है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो सेड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी नाम है, याद रखिएगा। हमने क्या आपसे कहा, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई मेंस एंड नीट। इससे एक 4 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं है। बशर्ते जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको आप प्रॉपरली उसको केयर करें, उसको आप पढ़ें, आपको 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता क्या है, किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन उसको आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहीं से ला के नहीं दिया है, आपने उसके अंदर क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसमें इंड्यूस किया है, इसलिए उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या उसको हमने, ये क्या है, इट इज कैसे मैग्नेटाइज हो रहा है, बाय इंड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल बी से। एक शब्द हमने यूज किया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम पढ़े हो E इंटू ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, आप लिख सकते हैं 5B कैन बी रिटन एज B इंटू ए। और जब डेंसिटी की बात करेंगे तो 5B बाई ए क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये हो गया B इंटू ए डिवाइडेड बाई ए, कट गया तो बचा क्या, B ही तो बचा। चाहे आप उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक। दूसरी चीज आपको मालूम है, एसआई यूनिट इज व्हाट, मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का, एसआई यूनिट इज टेस्ला। एक अदर और भी यूनिट है जिसे हमने लिखा क्या, 5B इक्वल्स टू B इंटू ए, B कैन बी रिटन एज 5B बाई ए। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको बताएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दूसरी यूनिट हो गई। तीसरी आप सीजीएस यूनिट जानते होंगे, सीजीएस यूनिट इज व्हाट, इज गॉस। ठीक, सीजीएस यूनिट क्या होगा, गॉस। और आप जानते हैं 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो आपको इतनी एसआई यूनिट आपको मालूम चल गया, अदर यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और एक यूनिट है, जरा देखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। कहां से आया ये, क्या ध्यान दीजिए, आपने लिखा था फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या लिखा था, F इक्वल्स टू क्यू वी बी। So B can be written as F by QV। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या थे, एम्पियर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड कट गया तो क्या बचा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, यही तो हमने लिखा है यहाँ। तो ये सब क्या है, ये यूनिट्स है जिसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। याद क्या करना, आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बार बार आप इसका यूज करेंगे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत आसान है।
हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये बताता है कोई भी सब्सटेंस है कितने एक्सटेंट तक ये मैग्नेटाइज हुआ। क्या मतलब है, टू व्हाट एक्सटेंट सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड, मतलब किस स्तर तक वो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई या मैग्नेटाइज हो गया। अगर उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा तो एम ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो एम कम होगा। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हमने कहा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट आपको मालूम है क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है बेटा, मीटर क्यूब। सो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, आपको बचा एम्पियर पर मीटर। हुआ कि नहीं हुआ। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो कितना मैग्नेटाइज होता है, कितना ज्यादा वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है, ये बताता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हाँ, हमने तीसरा टर्म क्या लिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो किसी भी सब्सटेंस को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर लिया है। मतलब जो टोटल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमने क्या लिखा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। एच कैन बी रिटन एज बी नॉट, बी बाई म्यू नॉट प्लस माइनस एम। तो क्या है, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, वो क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, इसलिए नेगेटिव हो गया। सो यू कैन राइट बी बाई म्यू नॉट माइनस एम। ये बताइए, अगर ये एम है तो ये भी एम होगा, बी नॉट बाई म्यू नॉट भी एम ही होगा। एच भी एम होगा, क्यों, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड सिमिलर क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड। आप स्पीड को डिस्टेंस से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक, टाइम को एक्सीलरेशन से ऐड नहीं कर सकते हैं, और फोर्स को मोमेंटम से इक्वेट नहीं कर सकते। फोर्स फोर्स के बराबर होगा, फोर्स फोर्स ऐड होगा, और फोर्स फोर्स से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर m सब्ट्रैक्ट हुआ है तो मतलब इसका यूनिट क्या है, आपने क्या यूनिट पढ़ा है, उसका ऐसा यूनिट पढ़ा है एम्पियर पर मीटर। तो h का भी क्या होगा, h का भी यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताता है कि कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी सब्सटेंस को किस हद तक मैग्नेटाइज कर जाती है, वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ, नेक्स्ट चीज जो आई वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। ये क्या बताता है, कोई भी सब्सटेंस है उसके थ्रू कितना मैग्नेटिक लाइंस पास हो रहे हैं। अगर ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी तो परमेबिलिटी कम होगी। ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास होना मतलब ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, और कम पास होना मतलब कम मैग्नेटाइजेशन। इसको डिफाइन करते हैं, म्यू इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के भी, आपने क्या लिखा था, टेस्ला। और एच का क्या था,
एम्पियर पर मीटर तो क्या हो जाएगा, अदर यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर। ये भी तो हुआ, बोले कोई दिक्कत, तो ये भी यूनिट हो गया। तो बताता क्या है, ये यही आपको बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक कोई भी सब्सटेंस आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस सब्सटेंस के थ्रू कितना मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर। आपको मालूम जहां रिलेटिव वाला टर्म से आ गया उसका क्या हो गया, नो डायमेंशन। जैसे आप ये बताइए, आपने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी, याद है आरडी, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों ऊपर नीचे डेंसिटी है तो क्या रिलेटिव डेंसिटी। ऐसी कोई चीज और आप याद करिए, आप एक टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी तरह हमने क्या कह दिया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो सिंपल तरीका, अगर रिलेटिव है इट इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन सी परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी करते हैं, म्यू आर कैन बी रिटन एज बी बाई बी नॉट। बी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी व्हेन प्लेस इन मीडियम टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी व्हेन प्लेस इन एयर और वैक्यूम। ये भी तो डायमेंशनलेस हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या है, इट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको हम छोटा सा ये देखिए, ये ब्लॉक बना दिया हमने यहां क्या लिखा, म्यू आर। अगर डाईमैग्नेटिक होता है, ध्यान दीजिएगा, डाईमैग्नेटिक होगा तो म्यू आर इज लेस देन 1। अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अगर ये फेरोमैग्नेटिक होगा तो म्यू आर इज व्हाट, म्यू आर इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यू कैन ऑल्सो इजिली डिफ्रेंशिएट between dimagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances on the basis of relative permeability। हम इसका यूज यहां भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। और आप याद रखिए, फॉर डाईमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट नहीं है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जाइम कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट कैन बी रिटन एज, आप बताइए क्या लिखते हैं, m बाई एच। क्या हो गया, m बाई एच। What is M? M is what? M is the intensity of magnetization. H is the magnetic field strength. दोनों की यूनिट सेम थी, याद करिए। हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था H can be written as B by mu naught minus M। तो M और H की यूनिट सेम है तो क्या होगा, it is unitless and dimensionless। And on the basis of magnetic susceptibility you can also differentiate between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic। अभी कुछ देर पहले बताया था ना, on the basis of relative permeability you can also differentiate between di, para and ferro। तो अगर हम सबको एक साथ लिख दें, क्या करें,
एक साथ लिखा हमने, यहां लिखा जाइम, यहां म्यू आर। पहला हमने क्या बोला, डाई, क्या होगा, जाइम इज लेस देन 0। इफ जाइम इज लेस देन 0 तो क्या होगा, पैरा डाई मैग्नेटिक। सिमिलरली म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी अगर लेस देन 1 है तो क्या हो गया, डाई मैग्नेटिक। इन द सेम वे जरा ये पैरा पे क्या होगा, पैरा पे जाइम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, लेकिन रिलेटिव परमिबिलिटी आपने क्या था, म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। उसी तरह फेरो का आप क्या बोलेंगे, फेरो का मैग्नेटिक ससेबिलिटी जाइम इज वेरी मच ग्रेटर देन 0, बट हियर relative permeability mu r is also very much greater than 1। तो याद रखना है सिंपल, जाइम में ग्रेटर देन, लेस देन और वेरी मच ग्रेटर देन 0 है। यहाँ क्या है, लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन है, वेरी मच ग्रेटर देन 1 है। इसको आप याद रख सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी जाइम and relative permeability mu r, you can differentiate between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substance। हमने क्या बताया था पिछला कि भाई रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर और मैग्नेटिक ससेबिलिटी जाइम के बेसिस पे कैसे आप डाई पैरा फेरो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए इनके बीच में कोई एक रिलेशन हो भी जरा हम लोग डिराइव कर लिया जाए। आपने क्या लिखा था, H can be written as B by mu naught minus M। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताई तो उसने बताया था, तो आप इसको लिख सकते हैं B कैन बी रिटन एज म्यू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई किए H प्लस M। बोलिए अगर हम H को कॉमन ले लें यहां से, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया M बाई एच। अभी कुछ देर पहले हमने क्या इसके पहले बताया, M बाई एच इज व्हाट, रिलेट, हमने H को कॉमन लिया है, M बाई एच इज नथिंग बट इज द मैग्नेटिक ससेबिलिटी, और B H को इधर ले आए तो B बाई एच कैन बी रिटन एज म्यू नॉट, इसलिए हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक ससेबिलिटी जाइम। ये बोलो B बाई एच भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था, इट इज द म्यू, सो म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट 1 प्लस जाइम। और जल्दी बोलिए म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है, अभी आपको सब बता चुके, म्यू बाई म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस जाइम, and mu by mu naught is nothing but it is the relative permeability mu r। तो हमने आपको क्या बताया, डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम मैग्नेटिज्म के स्टडी में यूज करते हैं उसको बताया है। नेक्स्ट क्लास में आपको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी बताएंगे और फिर बीएच कर बताएंगे। हम फिर आपको दोहराते हैं, ये चैप्टर या ये टॉपिक जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आप खाली जो हम पॉइंट बताते गए, अगर आप इसको लिख लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आप आसानी से 4 नंबर पा सकते हैं। ओके।